ये कह सकते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये कहने का मतलब है कि वो सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी पर डाल रहे हैं और सीधे मुख्यमंत्री को घेरे में लाने के लिए उनका ये वक्तव्य पर्याप्त होगा। है कि बाबूलाल जी ने बड़ी साहसिक काम किया है। पुराने अनुभवी किरदार हैं और इनका जन्म भी पिछली सरकार में ही हुआ। जितने भी लोग हैं जिनके कारण हेमंत सोरेन की सरकार फंस रही है भ्रष्टाचार के मामले में, सबके सब पुरानी सरकार में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए, आगे बढ़े। केवल बहादुर शाह जफर की तरह सीएमओ के भीतर ही अगर हेमंत सोरेन कैद होकर रह जाएंगे और बाहर में क्या हो रहा है इसके प्रति मुतमईन रहेंगे तो राज्य को तो नुकसान होगा ही, खुद उन्हें भी नुकसान होगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। मेरे सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रंगोत्सव के रंगों की तरह आपके जीवन में भी रंगों की बहार हो, खुशियां आए, उल्लास आए और आप सब हंसते खेलते रहें, यही शुभकामना है। आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के दाग की, नियोजन नीति की और रामगढ़ उपचुनाव के नतीजों से निकल रहे संकेतों की। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरती जा रही है। पिछले साल आईएएस अधिकारी और तत्कालीन खान और उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद पहले जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चली और 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में एक्का साहब कथित तौर पर एक दलाल विशाल चौधरी के दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाते देखे जा रहे हैं। विशाल चौधरी और प्रेम प्रकाश ये वो दलाल हैं जो सत्ता के गलियारों में रसूख रखते हैं और भ्रष्ट मंत्रियों और नौकरशाहों को अपनी मनमर्जी पर नचाते रहे हैं। जिस वीडियो को बाबूलाल मरांडी ने जारी किया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक ऐसे अधिकारी ने जारी किया है जिसे खुद विशाल चौधरी ने यह वीडियो दिया था और यह वीडियो इसलिए दिया था ताकि वो अधिकारी यकीन कर ले कि जो काम कराने के लिए वो विशाल चौधरी के पास आया है वह सही में हो पाएगा या कि नहीं। अधिकारी को यह संदेह था कि वह इतने दरवाजों से घूम कर आया है तो क्या विशाल चौधरी उसका काम करा देगा। बताया जाता है कि विशाल चौधरी ने उससे बड़ी रकम की मांग की थी और अधिकारी के इस पर संदेह जताने पर विशाल चौधरी ने खुद वो वीडियो भेजा था जिसमें राजीव अरुण एक्का उसके दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटा रहे हैं ताकि उस अधिकारी को यकीन हो जाए कि उसका काम अगर कोई करा सकता है तो वो विशाल चौधरी है। और बताया जाता है कि इस तरह ये वीडियो लीक हुआ और बाबूलाल मरांडी तक पहुंचा। तो आज मैंने बात की इन सब मुद्दों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 दशक से अधिक समय से लगातार सक्रिय सरयू राय से। सरयू राय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियानों के लिए लंबे समय से वे जाने जाते हैं। सरयू राय के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भिजवाने का श्रेय हासिल है, क्रेडिट हासिल है। इनमें एक लालू प्रसाद हैं जो चारा घोटाला के मामले में सजा जिनको हुई वो जेल गए। दूसरे मधु कोड़ा हैं जिनको झारखंड में आयरन ओर के खनन घोटाला के मामले में जेल जाना पड़ा। खुद सरयू राय कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वे अब नहीं चाहते कि उनके हाथ से कोई तीसरा मुख्यमंत्री जेल जाए। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी और एस गुरुमूर्ति जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर अभियान चलाने वाले सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड में भी जन चेतना रैलियां करते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं।
मैंने उनसे पूछा कि हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार के मामले जिस तरह सामने आते जा रहे हैं, खास करके ब्यूरोक्रेसी में, और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार इस मामले में बिल्कुल ढीली दिखाई देती है, इस पर सरयू राय क्या सोचते हैं? मैं तो पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करें और भ्रष्टाचार रोकें। वैसे प्रधान सचिव को अपनी कोई शक्ति नहीं होती है, वो मुख्यमंत्री के लिए काम करता है। ये कह सकते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये कहने का मतलब है कि वो सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी पर डाल रहे हैं, और ये और गंभीर मामला है। एक बार विशाल चौधरी के ऑफिस में ईडी की रेड हो चुकी है, बहुत सारे कागजात पकड़े गए हैं, तो ये बड़ी गंभीर कथन है इनका, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, कि मुझे तो कोई शक्ति ही प्राप्त नहीं है, और सीधे मुख्यमंत्री को घेरे में लाने के लिए उनका ये वक्तव्य पर्याप्त होगा। अब बाबूलाल जी ने इस मामले को उठाया है। मैंने कहा है कि बाबूलाल जी ने बड़ी साहसिक काम किया है। साहसिक काम इसलिए किया है कि ये विशाल चौधरी शुरू में 2015-16 में झारखंड में जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में स्किल डेवलपमेंट के काम में ये लगे, और स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ। उसके बाद जब सरकार ने शराब की बिक्री अपने हाथ में ली 2017-18 में, तो उस समय मैन पावर सप्लाई में प्रेम प्रकाश के साथ विशाल चौधरी भी थे। तो ये पुराने अनुभवी किरदार हैं, और इनका जन्म भी पिछली सरकार में ही हुआ है। अभी हेमंत सोरेन जी को मैंने कई बार कहा कि पिछली सरकार के जो दागी हैं उनको आप ले रहे हैं, आपको सुविधा हो सकती है, मगर आपके लिए ये बड़ी सिरदर्द साबित होगा। जितने भी लोग हैं जिनके कारण हेमंत सोरेन की सरकार फंस रही है भ्रष्टाचार के मामले में, सबके सब पुरानी सरकार में ही उत्पन्न हुए, पैदा हुए, आगे बढ़े। अब वे अपने अनुभव का लाभ इस सरकार में उठा रहे हैं। पहले ये नियंत्रित रहते थे, अब ये खुद मुख्तार हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन जी को भी पता होगा कि उनकी सरकार में क्या क्या हो रहा है। साल भर पहले मैंने कहा था कि ये दशा रहेगी तो सरकार पर से आपका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। केवल बहादुर शाह जफर की तरह सीएमओ के भीतर ही अगर हेमंत सोरेन कैद होकर रह जाएंगे और बाहर में क्या हो रहा है इसके प्रति मुतमईन रहेंगे, तो राज्य को तो नुकसान होगा ही, खुद उन्हें भी नुकसान होगा, और उनको घेरने के लिए उनके ही लोग पर्याप्त हैं। इसलिए बाबूलाल जी ने साहस का काम किया है, और हेमंत सोरेन ने तुरंत कार्रवाई किया, इनको हटा दिया। पर हटा देना ही पर्याप्त नहीं है। एक अफसर के लिए जो कंडक्ट रूल होता है, कंडक्ट रूल के तहत बिल्कुल स्पष्ट है कि अफसरों पर कैसे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारत सरकार का जो कार्मिक मंत्रालय है, डीओपीटी है, उसके पास जाना चाहिए कि जो आपके आईएएस अधिकारी हैं उनका आचरण इस तरह से हो रहा है, जो शपथ ले रहे हैं वो शपथ के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की छाया होता है, इसलिए केवल वह यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है कि उसको तो कोई शक्ति ही प्राप्त नहीं है। पूजा सिंघल हो जो खान और उद्योग सचिव थी, जो सीधे मुख्यमंत्री का विभाग था, पंकज मिश्रा हो जो साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज्यादा के पत्थर खनन घोटाले में ईडी ने जिन पर कार्रवाई की और जो फिलहाल जेल में बंद है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। वीरेंद्र राम जिन पर ईडी ने दबिश दी है और जिनके पास 125 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति होने का अनुमान है ईडी को, वो जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर थे। जल संसाधन विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राजीव अरुण एक्का सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ही प्रधान सचिव थे। तो इन अधिकारियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री सीधे इस भ्रष्टाचार के सामने नहीं है? क्या उनके ऊपर ये दाग नहीं लग रहा है कि उनके विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं और जिस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करने वाली घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी को सचेत होना चाहिए, नहीं तो
6 माह के भीतर उनके ऊपर ये सब संकट खड़ा कर देंगे। अब भी समय है, वो इन पर कार्रवाई करें, इनसे पल्ला झाड़ें, जो गलतियां हो चुकी हैं उन गलतियों का परिमार्जन करें, तो संभव है कि उनके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। मगर ये सारी की सारी घटनाएं मुख्यमंत्री को ही केंद्र बनाकर और उन्हीं को घेरने के लिए पर्याप्त साबित होंगी। मैं तो जब भी मुझसे बात होती है मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि भाई आप घिरते जाएंगे, आप सीएमओ तक रह जाएंगे, शासन पर से आपकी पकड़ खत्म हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा तो सरकार कौन चला रहा है इसका पता मुख्यमंत्री को भी नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति झारखंड में आते जा रही है और ये आम जनता के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्ट का कारण साबित होगी। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी की जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा है या क्या यह भाजपा आजसू की मिलीजुली ताकत का परिणाम है या कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है ये आजसू की जीत? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के एक बड़े तबके ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं किया और ये कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर लगातार अब आवाज उठ रही है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, जितने कारण आपने बताए सबका सम्मिलित प्रभाव है। मुझे शुरू में लगा था कि आजसू का उम्मीदवार 50,000 वोट से जीतेगा, मगर ये जीत 20-21 हज़ार तक आकर सीमित हो गई। जो बीजेपी का वोट है वह जुड़ा। सबसे पहला संकेत तो इस चुनाव का यही है कि आजसू भाजपा मिलकर लड़ेंगे तो बड़ी ताकत के रूप में सामने आएंगे और जिन लोगों ने पिछले चुनाव में इनको नहीं मिलने दिया उनको इससे सबक लेनी चाहिए और पार्टी के भाजपा के हाईकमांड को भी इससे सबक लेना चाहिए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था, जो 2019 का ट्वीट उन्होंने दोबारा डाला है, जिसमें उन्होंने हार के कारणों की समीक्षा की थी। छोटा सा ट्वीट था जिसमें आपका भी नाम था, 6 नाम और थे, सत्यानंद भोक्ता का नाम था, अमित यादव का नाम था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को टिकट नहीं देना, बाहर से ला के लोगों को टिकट देना और आजसू के साथ तालमेल नहीं होना ही हार का कारण रहा था बीजेपी का। ऐसा उनका ट्वीट था, उन्होंने इसको दोबारा डाला है। तो वही स्थिति अब आपको क्या दिखाई दे रही है कि अभी बीजेपी की कहाँ खड़ी है अभी अगर चुनाव होते हैं? नहीं, चुनाव में बीजेपी को आजसू के साथ तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा है कि जो कुछ मुद्दे हैं जिनको हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नाते भी और पार्टी के नेता के नाते भी उठा रहे हैं, वो 1932 के खतियान से लेकर स्थानीयता आदि की सारी बातें हैं। इन सब पर बीजेपी को भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी के भीतर इसके लिए एक आवाज़ बननी चाहिए। जिस तरह से समाज में इसके प्रति तफरका है, वैसा ही अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा और इस चुनाव में आजसू फायदे में रहेगी। इसलिए अगला आने वाला जो चुनाव है वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अपने भीतर झांक कर अपनी स्थिति ठीक करना, एक आवाज़ बनना और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को इस हालत में ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं उनके प्रति भी अपना साफ रवैया बनाना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए ज़रूरी है। नहीं तो केवल बीजेपी आजसू मिल जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यही पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है कि यह पार्टी समावेशी राजनीति करती है। जो स्थानीय हैं या जिनको माना जाता है कि प्रवासी हैं, इन सभी को साथ लेकर चलने की बात हमेशा ही से भाजपा करती रही है और भाजपा के जो कार्यकर्ता स्थानीयता के समर्थक हैं, आदिवासी हैं या मूलवासी हैं, वे भी अगर वही बात बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे वोट भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आजसू का कोई ऐसा वोट है जो आजसू का यह वोट है वह वोट भाजपा का भी वोट है। जो हेमंत सोरेन जेएमएम आदि से नाराज रहता है, उससे मत भिन्नता रखता है, उस समाज का वह वोट मिलते रहा है। इसलिए भाजपा और आजसू की समान विरासत है और उसको लेने में भाजपा को कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी यदि भाजपा के भीतर भी एक स्वर उभरे इसके बारे में
भाजपा के भीतर कुछ लोगों का स्वर हेमंत सोरेन की नीतियों के समर्थन में उठेगा तो इससे भाजपा को नुकसान होगा और तब जनता गोलबंद नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि भाजपा के लोग इस बात को शिद्दत के साथ, ईमानदारी से, स्पष्टवादिता के साथ लोगों के बीच में ले जाएं और तब भाजपा आजसू दोनों मिलेंगे तो इनकी ताकत बड़ी ताकत होगी। अब जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि झारखंड के 73% युवाओं ने, छात्रों ने 2016 के पहले की नियोजन नीति लाने के पक्ष में अपनी राय दी है, जो सर्वे कराया था सरकार ने उसमें, तो अब कुल मिला के मामला जो है वो 60% जो आरक्षित सीटें हैं वो तो झारखंड के उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह से आरक्षित हैं, लेकिन जो 40% सीटें जनरल कैटेगरी की हैं उन पर अब कोई भी उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। तो इस पर झारखंड के जो खतियानी मूलवासी छात्र हैं, आदिवासी छात्र हैं, उनका विरोध है। उनका कहना है कि अगर 40% सीटों पर कोई रोक नहीं लगाई गई तो इसमें बाहरी उम्मीदवार भर जाएंगे और झारखंडियों का हक मारा जाएगा। तो इस पर झारखंड के वैसे छात्र तो खुश हैं जनरल कैटेगरी के, जिनके पास कोई कागज नहीं है और नीति नहीं होने के कारण उन्हें भी बाहरी मान लिया जाता है। तो ऐसे उम्मीदवारों में तो एक राहत की बात है कि वो कम से कम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब किसी तरह का खतियान इसमें अनिवार्य नहीं है और स्थानीयता की कोई परिभाषा भी तय नहीं है। इसके बारे में एक स्पष्ट स्थानीयता की नीति इस सरकार को घोषित करनी होगी। स्थानीय कौन है ये परिभाषित हो जाएगा और तब हम अधिक से अधिक हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि 40% पर झारखंड के ही लोग आएँ, झारखंड वासी आएँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ग्रुप 3 और 4 की नौकरियों के लिए पूरे देश के लोग उमड़ जाएंगे कि चलो झारखंड में हम चलते हैं, वहाँ 40% सीट हमारे लिए उपलब्ध है। ऐसा होता नहीं है। कई परिस्थितियाँ होती हैं जब लोग नौकरी के लिए आते हैं। इसलिए एक यह भी है कि एक बार परीक्षाएं हो जाएं, नियुक्ति हो जाए और तब हम देख लें कि 40% में कितने झारखंड के और कितने बाहर के हैं। तो आगे के लिए भी एक अच्छा रास्ता खुल जाएगा। मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार जरूर इस दिशा में प्रयास करेगी कि जो नियोजन की नीति है, नियोजन की नीति में स्थानीयता को किसी न किसी रूप में परिभाषित करेगी, तभी ये संभव है कि यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिल सकें। तो आपने सुनी भ्रष्टाचार पर सरयू राय क्या कहते हैं। उनका कहना है कि 6 महीने के अंदर अगर नहीं चेते हेमंत सोरेन तो ये अधिकारी अपनी कारगुजारियों से 6 महीने के अंदर उन्हें बुरी तरह से फंसा देंगे। और अगर हेमंत सोरेन बहादुर शाह जफर की तरह सीएमओ में ही बैठे रहेंगे और बाहर चीज़ों को नहीं देखेंगे तो उनकी पकड़ जो है वो लगातार कमज़ोर होती जाएगी और नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ेगा। नियोजन नीति पर भी उनका यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि बाहरी लोग इसी ताक में बैठे हैं कि झारखंड में कब बहालियाँ निकले और वे इसमें आकर भर जाए। तो इन सब चीज़ों पर आपने सुनी उनकी राय। अब होली का त्यौहार है, होली मनाइए। और अब 1-2 दिन तक वीडियो नहीं आएगा, मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी होली। धन्यवाद, नमस्कार।